हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। अभी सोशल साइंस में अर्थशास्त्र चल रहा है, तो अर्थ शास्त्र में आपका चैप्टर चल रहा है 4 और चैप्टर 4 का क्या नाम है? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, वो आपके पिछले वीडियो में उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विदेशी निवेश क्या है? लिखें बलराम। विदेशी निवेश, विदेशी निवेश क्या है? उत्तर लिखें। किसी एक देश की, किसी एक देश की एक कंपनी, किसी एक देश की एक कंपनी अथवा नागरिकों द्वारा, किसी एक देश की एक कंपनी अथवा नागरिकों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को, दूसरे देश में किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। दूसरे देश में किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। पूर्ण विराम लगाएं, आगे लिखें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश भी विदेशी निवेश कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश भी विदेशी निवेश कहलाता है। तो बेटा विदेशी निवेश क्या है? किसी एक देश की एक कंपनी अथवा नागरिकों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को। अब देखो, हमारा देश है, हम दूसरे देश में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? विदेशी निवेश कहेंगे। माने जैसे भारत है, अमेरिका में है, चीन में है, कितना निवेश कर रहा है अपनी कंपनी लगाने के लिए या कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। या फिर दूसरा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? वो दूसरे देश में ही क्या करती हैं? निवेश करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी तो समझ पाए, जिनके अनेक राष्ट्रों में उद्योग स्थापित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो वो क्या करती हैं? दूसरे देशों में क्या करती हैं? निवेश करती हैं, पैसा खर्च करती हैं। निवेश का मतलब है पैसा लगाना, उसे अपन क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारें अधिक विदेशी, सरकारें अधिक विदेशी निवेश, सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं? सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं? आकर्षित नहीं लिख पाए? आकर्षित। उत्तर लिखें।
निम्नलिखित कारणों से सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। निम्नलिखित कारणों से सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। नंबर एक में लिखें, देश की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सेकंड पॉइंट लगे, औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए थर्ड पॉइंट लगे, आधारभूत सेवाएं और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, आधारभूत सेवाएं और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो बेटा पहला पॉइंट था आपका कि देश की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सरकारें क्या करती हैं, अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास करती है। माने लोगों से यह आग्रह करती हैं कि वे अधिक क्या करें, विदेशी निवेश करें, माने विदेशों में पैसा लगाएं, विदेशों में अपनी कंपनियां या फैक्ट्रियां या उद्योग स्थापित करें। तो इससे क्या होता है, आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए उससे हमारा क्या होता है, उस देश में आधार बन जाता है, उस देश से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। सेकंड पॉइंट है औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए, उद्योगों का विकास होगा भैया, दूसरे अपन देश में क्या लगाएंगे, अपना फैक्ट्री लगाएंगे या उद्योग लगाएंगे या कारखाना, तो औद्योगिक विकास होगा। दूसरा है तकनीकी विकास, तकनीकी माने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कहाँ पहुंचेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस देश में हम अपना उद्योग लगाएंगे उस देश की हम टेक्नोलॉजी माने तकनीकी को देखेंगे और फिर वैसा अपने देश का भी विकास होने लगेगा। अगला है आधारभूत सेवाएं और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए। कैसी सेवाएं, आधारभूत माने जिससे हमारे देश का क्या बने, आधार बने, सामाजिक मतलब समाज भी हमारा आगे बढ़े। आप देखते होंगे कि मोदी जी अधिकतम विदेशों में घूमते हैं, देख रहे हैं, जितना विदेश यात्रा एक आधी प्रधानमंत्री ने की होगी जितनी मोदी जी ने की है। इसका कारण ये है कि वो विदेशों में जाते हैं, वहां की संरचना को देखते हैं कि यहाँ लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ की सरकारें लोगों के लिए क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं, उस हिसाब से हमारे यहाँ नई नई चीजें, नई नई योजनाएं आती हैं। अन्यथा इससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे अपने देश के, अपन जैसा देखते हैं वैसा ही अपने आप में डेवलप करते हैं, है कि नहीं है। अब जो चीजें हमने देखी ही नहीं है तो उसको डेवलप तो अपने अंदर कर ही नहीं सकते, जैसा अपन देखते हैं वैसा बनने की कोशिश करते हैं। अभी देखो आप एक चीज समझना, अगर आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठते हो जहां शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां से फिर आप शुद्ध भाषा बोलने सीख जाओगे। जैसे अभी आप कॉलेज में जाओगे, अभी आप कोचिंगों में पढ़ते हो, अभी आप स्कूल जाते हो, तो वहां एक औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, माने नियम कायदे की भाषा। अभी घर पे आपकी अनौपचारिक भाषा है, कभी आपके मन में आ जाए वो कह देते हैं खाए रे तो कौन हो,
तो ये कौन सी भाषा है? ये अनौपचारिक, इसमें कोई नियम कायदे नहीं। ऐसे आप कोचिंगों में, विद्यालयों में और कॉलेजों में नहीं कह सकते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं, जैसे स्थान पर हम रहते हैं वैसे ही हमारा विकास होता है। अगला क्वेश्चन लिखें, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? तो किस प्रकार की जगह लिखेंगे आप? निम्न प्रकार। पूरा क्वेश्चन लिख दो एक बार। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के एकीकरण में निम्न प्रकार मदद करता है। नंबर 1 लिखें, विदेशी व्यापार के कारण, विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को, विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को, विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाजारों में, घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाजारों में पहुंचने का अवसर मिलता है। अन्य देशों के बाजारों में पहुंचने का अवसर मिलता है। अवसर मिलता है। पूर्णविराम। इससे उत्पादक, इससे उत्पादक अपने देश के बाजारों के साथ साथ, इससे उत्पादक अपने देश के बाजारों के साथ साथ विश्व के बाजारों में भी, विश्व के बाजारों में भी प्रतियोगिता कर सकता है। विश्व के बाजारों में भी प्रतियोगिता कर सकता है। प्रतियोगिता, कंपटीशन। प्रतियोगिता माने कंपटीशन कर सकता है। सेकंड पॉइंट लिखें, ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण, ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ होता है। ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ होता है। विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ होता है। पूर्णविराम। अब उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, अब उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अपने देश में ही, अब उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अपने देश में ही उपलब्ध होने लगती हैं। अब उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अपने देश में ही उपलब्ध होने। थर्ड पॉइंट लिखें, चलो 2 ही नंबर का है, 2 ही लिखना। तो भैया, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? जो विदेशी व्यापार है विभिन्न देशों के एकीकरण में, विभिन्न देशों के एकीकरण का मतलब है कि सभी देशों को आपस में जोड़ने में
किस प्रकार मदद करता है। तो पहला पॉइंट है आपका, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से प्रतियोगिता उत्पन्न होती है। ये नहीं है, विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों में बाजारों में पहुंचने का अवसर मिलता है, यही पॉइंट है ना। तो विदेशी व्यापार के कारण जो हमारे घरेलू उत्पाद है, माने हम यहाँ पर जो बना रहे हैं उत्पाद, जो वस्तुएं बना रहे हैं, उन्हें विश्व के अन्य देशों में पहुंचाने का हमें मौका मिलता है। मौके का मतलब है अवसर मिलता है। आगे है, इससे उत्पादक अपने देश के बाजारों के साथ साथ विश्व के बाजारों से भी प्रतियोगिता करता है। अब देखो, हमारे यहाँ अगर उस वस्तु की कीमत कम है तो अपन विदेशी व्यापार करके अधिक धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि वहां से हमें क्या मिलेगा, अधिक धन मिलेगा। तो अपने बाजार के साथ साथ में अन्य देशों के बाजार के साथ में भी प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन कर सकता है। सेकंड पॉइंट है, ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ होता है। जो ग्राहक होते हैं, खरीदार होते हैं, उन्हें क्या होता है, विदेशी व्यापार के कारण क्या होता है, सबसे अधिक लाभ होता है। अब उन्हें विभिन्न प्रकार की चीजें अपने देश में ही उपलब्ध होने लगती हैं। अब क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं वो कहाँ उन्हें उपलब्ध लगती हैं, अपने देश में। माना कि आपको कोई वस्तु आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपने चीन की वस्तु पसंद आ गई, आपको भी चाहिए कि ऐसा पंखा हमें अपने घर में चाहिए, तब वो वस्तु आप यहाँ उपलब्ध कब कर सकते हैं, जब विदेशी व्यापार अपने देश में होगा था, तभी तो अपन अपने देश में उसको खरीद सकते हैं। अन्यथा विदेशी व्यापार ही नहीं होगा तो केवल देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो विदेशी व्यापार के कारण हम अन्य देशों की वस्तुएं भी अपने देश में उपलब्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर बताइए। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर बताइए। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर बताइए। तो दो कॉलम बनाइए, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश। तो बेटा विदेशी व्यापार में लिखे हैं, विदेशी व्यापार में, विदेशी व्यापार में दो या दो से अधिक देशों के बीच, विदेशी व्यापार में दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय होता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय होता है। विदेशी निवेश में लिखें, विदेशी निवेश में, विदेशी निवेश में एक देश, विदेशी निवेश में एक देश या बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा, एक देश या बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देश में, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देश में औद्योगिक या अन्य सेवाओं में, औद्योगिक या अन्य सेवाओं में पूंजी लगाना है।
औद्योगिक या अन्य सेवाओं में क्या करना है, पैसा लगाना। तो भैया विदेशी व्यापार में क्या होता है कि विदेशी व्यापार से तात्पर्य दो या दो से अधिक देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से है। ठीक है, माने वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, विनिमय, आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन विदेशी निवेश से तात्पर्य एक देश या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देश में औद्योगिक या अन्य सेवाओं में पूंजी लगाना है। मतलब दूसरे देश में क्या करना है, हमें पैसा खर्च करना है, माने अपने उद्योग स्थापित करने। एक और पॉइंट लिख रहे हो, एक और लिख लो। सेकंड पॉइंट लिखे, विदेशी व्यापार से अपने देश, माने विदेशी व्यापार से अपने देश के ग्राहकों को सबसे अधिक लाभ होता है। विदेशी व्यापार से अपने देश के ग्राहकों को सबसे अधिक लाभ होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इधर, विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश भी विदेशी निवेश कहलाता है। तो विदेशी व्यापार से हम घर पे ही क्या कर सकते हैं, अन्य देशों की वस्तुएं माने अपने देशों में उपलब्ध हो सकती हैं। और इसके बाद विदेशी निवेश में क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो निवेश करती हैं, पैसा खर्च करती हैं, उसे भी अपन क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार के उदारीकरण विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते, उत्तर लिखें, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से तात्पर्य व्यापार पर अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना है। व्यापार पर अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना है। अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना है तथा अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी तथा अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाना है। प्रतियोगी बनाना है। पूर्ण विराम। सरकार ने अपना नियंत्रण अब इस पर कम कर दिया है। सरकार ने अपना नियंत्रण अब इस पर कम कर दिया है। पूर्ण विराम। इससे देश में व्यापार संबंधी नियम और अधिक उदार हुए हैं। उदार लिखना है, उधार मत लिख देना, माने सरल हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, माने विदेशी व्यापार का जो उदारीकरण है वह क्या है। तो इसमें है कि विदेशी व्यापार के उदारीकरण से तात्पर्य व्यापार पर अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना है। माने जो हम दूसरे देशों से व्यापार कर रहे हैं लेकिन कुछ प्रतिबंध या नियम ऐसे बने हुए हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, उनको हटाना क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार पर उदारीकरण। माने विदेशी व्यापार को सरल बनाना है हमें, तथा अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाना है। माने जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है उसे और अधिक प्रतियोगी, माने कंपटीशन उसमें करना है। आगे है, सरकार ने अपना नियंत्रण अब इस पर कम कर दिया है। इससे देश में व्यापार संबंधी नियम और भी उदार हुए हैं। सरकार ने इस पर जो नियम थे पहले के, उनको क्या कर दिया है, कम कर दिया है नियम और शर्तों को। इससे जो विदेशी व्यापार है और उदार या सरल हो गया है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, व्यापार अवरोधक क्या है, एक उदाहरण दीजिए। व्यापार अवरोधक क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तथा व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं। तथा व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं। व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखें, किसी भी प्रकार के अवरोध माने बेटा, अवरोध माने लड़कियां, अवरोध माने इतना भी नहीं पता है। हाँ सरदा, अवरोध माने होता है रुकावट, ठीक है, मतलब रुकावट न डालना या विरोध न करना। तो मूल एक शब्द में रुकावट बोलेंगे, और किसी का विरोध न करना भी अवरोध, लेकिन मूल शब्द है उसका रुकावट। उत्तर लिखें, किसी भी प्रकार के अवरोध जो कि एक देश की सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त बाजार को
मुक्त लिखना है भैया। मुक्त बाजार को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं। मुक्त बाजार को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं, कॉमा लगाएं, व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। कॉमा लगा के लिखें, व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण में लिखें डैश लगा के, भारतीय बाजार में चीनी खिलौनों, भारतीय बाजार में चीनी खिलौनों के आयात को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय बाजार में चीनी खिलौनों के आयात को नियंत्रित करने के लिए, आयात को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार उन पर, भारत सरकार उन पर कर लगा सकती है। कर या टैक्स, कर या टैक्स लगा सकती है। तो ये अब व्यापार अवरोध क्या है, एक उदाहरण देकर समझाना है हमें। तो किसी भी प्रकार के अवरोध माने रुकावट जो कि एक देश की सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त व्यापार को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं। मतलब कोई भी देश है, उसकी सरकार कोई भी वस्तु है या कोई भी सेवा है, उस पर नियंत्रण करने के लिए जो लगाए गए नियम कायदे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापार अवरोधक। जैसे चीनी खिलौने हैं, भारतीय मार्केट में सबसे अधिक बिक रहे हैं, तो इन पर नियंत्रण करने के लिए सरकार उन पर क्या कर देगी, अधिक टैक्स बढ़ा देगी। तो टैक्स बढ़ाने से उनको अधिक टैक्स देना होगा, इसलिए उन पर क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, अतीत में देशों को जोड़ने वाला, अतीत माने पुराने समय में, जो समय निकल गया है, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। उत्तर लिखें, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम, देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था। देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम लगा के लिखें, अब होने वाला विदेशी व्यापार, अब होने वाला विदेशी व्यापार पहले की अपेक्षा, अब होने वाला विदेशी व्यापार पहले की अपेक्षा बहुत तेज, पहले की अपेक्षा बहुत तेज, व्यापक, व्यापक और अधिक परिवहन के साधनों से, और अधिक परिवहन के साधनों से युक्त है, और अधिक परिवहन के साधनों से युक्त है। तो बेटा क्वेश्चन था आपका,
कि अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था, माने पहले देश आपस में कैसे जुड़ते थे। तो अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार, माने पहले देश किसके कारण आपस में जुड़ते थे, विदेशी व्यापार के कारण आपस में जुड़ते थे। लेकिन अब होने वाला विदेशी व्यापार पहले की अपेक्षा बहुत तीव्र है। पहले जो विदेशी व्यापार होता था जहाजों के माध्यम से होता था, जो समुद्री जहाज होते हैं उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान, और उस समय में इतने तेज चलने वाले वाहन भी नहीं थे, ऐसी सड़कें भी नहीं थी, ऐसी रेलगाड़ियों की सुविधा भी नहीं थी। तो पहले क्या होता था, बहुत मंद गति से होता था। लेकिन वर्तमान में होने वाला व्यापार बहुत तीव्र और व्यापक, व्यापक माने होता है बहुत बड़े स्तर पर और अधिक परिवहन के साधनों से युक्त है। अभी परिवहन के साधनों की व्यापकता बढ़ती ही जा रही है। परिवहन के साधन जानते हैं, बस, रेलगाड़ी, हवाई यात्रा, ये भी तो परिवहन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम वहन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए हैं, इनकी अभी जो आपूर्ति है बहुत है। वर्तमान में परिवहन के साधनों की कोई कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखें, विदेशी व्यापार संगठन क्या है। विदेशी व्यापार संगठन क्या है। विदेशी व्यापार संगठन क्या है, उत्तर लिखें इसका। विदेशी व्यापार संगठन, विदेशी व्यापार संगठन इसकी शॉर्ट फॉर्म है WTO, कोष्ठक में लिख सकते हैं आप। विदेशी व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है, संगठन लिखना है आपको, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। उदार माने रजनी, उदार का अर्थ क्या होता है, सरल। अच्छा, दूसरे से पूछना पड़ रहा है। अभी हमने अभी बताया था अगले क्वेश्चन में उदार माने सरल होता है। अभी पूछना पड़ रहा है कि उदार माने क्या होता है, ध्यान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, पूर्णविराम। आगे लिखें इसी में, विकसित देशों की पहल पर, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन, शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। और यह देखता है कि
और यह देखता है कि इन नियमों का पालन के इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। पूर्णविराम। वर्तमान में विश्व के लगभग, पूर्णविराम लगा के लिखेंगे, वर्तमान में विश्व के लगभग 164 164 देश, लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो बेटा क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो इसका उत्तर था कि विश्व व्यापार संगठन या WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, माने हम विश्व के अन्य देशों में जो व्यापार करते हैं उसे हमें क्या बनाना है? उदार। उदार का मतलब सरल बनाना, माने विश्व के अन्य देशों में व्यापार को हमें क्या करना है? सरल बनाना। अब देखो, कहीं भी आप कोई कार्य कर रहे हो, अगर उसके नियम कायदे सरल होंगे तो आप कोई भी बिजनेस करने के लिए तत्पर तैयार हो जाओगे, लेकिन उसके नियम कायदे कठोर हैं तो आप उसमें बिजनेस करने से क्या करोगे? हिचकिचाओगे। मन यार पता नहीं, कोई भी नियम अगर हम फॉलो नहीं कर पाए तो समस्या हो जाएगी। अगर वो चीजें सरल होंगी तो आप उसके प्रति उत्सुक रहेंगे। आगे है, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विदेशी व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। जैसे अमेरिका जैसे देश, जो विकसित देश हैं, उनकी पहल पर, माने उन्होंने पहल रखी, उन्होंने आग्रह किया अपन क्या करें? एक विदेशी व्यापार संगठन बनाएं। तो विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को क्या करता है? निर्धारित करता है। माने अपन विश्व के अन्य देशों में कैसे व्यापार करें, कौन कौन से नियम रहेंगे, इनका निर्धारण करता है। और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विदेशी व्यापार संगठन का क्या कर रहे हैं? सदस्य हैं। वर्तमान में विदेशी व्यापार संगठन के सदस्य कितने देश हैं? 164। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सकता है। यहां से अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं? वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? उत्तर लिखेंगे बेटा, निम्नलिखित तरीकों के द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। निम्नलिखित तरीकों के द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। यहां तक लिख पाए सभी? मौन व्रत किया है क्या आपने? आज बोल ही नहीं रहे हो, लिख पाए कि नहीं लिख पाए? नहीं कर रहे।
भैया आवाज नहीं है आपके पास, गर्दन हिलाते हो बस। नंबर 1 लिखें, देश के बीच विदेशी व्यापार द्वारा, देश के बीच विदेशी व्यापार द्वारा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या, देश के बीच विदेशी व्यापार द्वारा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में वृद्धि करके, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में वृद्धि करके। सेकंड पॉइंट लिखें, देशों के बीच लोगों के आने जाने से, देशों के बीच लोगों के आने जाने से। थर्ड पॉइंट लिखें, देशों के विभिन्न लोगों का एक समूह बनाकर, देशों के विभिन्न लोगों का एक समूह बनाकर। तो बेटा आपका क्वेश्चन था कि वे कौन से तरीके हैं जिनसे या जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। माने ऐसे तरीके बताइए जिनसे हम देशों को क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं या संबंधित कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि देशों के बीच विदेशी व्यापार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में वृद्धि करके। या तो देशों के बीच अपन क्या करें, विदेशी व्यापार करें। आप किसी से व्यापार कर रहे हो, माने क्या कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, सामान बेच भी रहे हो, सामान उनसे खरीद भी रहे हो, तो आपके संबंध बढ़ेंगे कि घटेंगे, बढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही बताया गया है कि देशों के बीच क्या करके, विदेशी व्यापार करके या बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में वृद्धि करके। बहुराष्ट्रीय कंपनियां माने अनेक राष्ट्रों में उनकी क्या है, शाखाएं। अगर इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे अन्य देशों से भी संबंध अच्छे होने लगेंगे। सेकंड पॉइंट था आपका, देशों के बीच लोगों के आने जाने से हमें क्या करना चाहिए। जैसे टूरिस्ट आते हैं, भारत आते हैं, भारत के लोग अन्य देशों में घूमने जाते हैं, दुबई है, अमेरिका है, रूस है। तो अगर आपका आना जाना बने रहेगा अन्य देशों में, वहां के लोग हमारे यहाँ आएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे अन्य देशों से संबंध अच्छे बनेंगे। थर्ड पॉइंट था, देशों के विभिन्न लोगों का एक समूह बनाकर। और क्या होना चाहिए कि देशों के, अलग अलग देशों के लोगों का एक समूह माने ग्रुप बना करके भी हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न देशों को एकत्रित कर सकते हैं या संबंधित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को, प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ। प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ। उत्तर लिखेंगे, प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियों ने नए उत्पादन, प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियों ने नए उत्पादन, नई उत्पादन तकनीकों में निवेश किया है। कंपनियों ने नई उत्पादन तकनीकों में निवेश किया है, माने पैसा लगाया है। कॉमा,
जिससे उनका उत्पादन स्तर बढ़ गया है, जिससे उनका उत्पादन स्तर बढ़ गया है, जिससे उनका उत्पादन स्तर बढ़ गया। सेकंड पॉइंट लगाएंगे, प्रतिस्पर्धा के कारण लोग, प्रतिस्पर्धा के कारण लोग, प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत पर खरीद सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत पर खरीद सकते हैं। नंबर 3 लिखें, प्रतिस्पर्धा के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक भारतीय कंपनियों का, प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक भारतीय कंपनियों का स्तर, अनेक भारतीय कंपनियों का स्तर बढ़ा है, अनेक भारतीय कंपनियों का स्तर बढ़ा है, जिससे रोजगार के, जिससे रोजगार के नए अवसर, नए अवसर उपलब्ध हुए हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। तो बेटा प्रतिस्पर्धा के कारण भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ है? तो पहला पॉइंट है आपका कि प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियों ने नई उत्पादन तकनीकों में निवेश किया है। प्रतिस्पर्धा माने कंपटीशन के कारण क्या किया है, लोगों ने जो नई नई उत्पादन की जाने वाली टेक्नोलॉजी है उसमें क्या किया है, निवेश किया है। आगे, जिससे उनका उत्पादन स्तर बढ़ गया है। जैसी वस्तु की मांग है, अगर उसमें आप निवेश कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपके पास पैसों की मात्रा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस वस्तु की डिमांड अधिक है तो वो बिकेगी भी अधिक। अगला है, प्रतिस्पर्धा के कारण लोग बुरी गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत पर खरीद सकते हैं। देखो, कुछ भी कोई भी वस्तु है, अगर उसमें क्या है, कंपटीशन है, तो अपन कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं खरीद सकते। समझो जहां पर कोई भी एक दुकान है, किसकी, सब्जी की, तो जब सब्जी की एक दुकान है तो उसकी मर्जी में आएगा, उतने भाव देगा सब्जी को, देगा कि नहीं देगा, क्योंकि आप दूसरी जगह से लाने में तो हिचकिचाएंगे, वहां तक तो आपकी इतनी पेट्रोल ही पर जल जाएगी। अगर सभी जगह आलू 40 चल रहे हैं नए वाले, तो वो तो 50 बेचेगा। अब पता चले कि कैलारस में तो एक ही दुकान है, अब आपको जोरा जाना है क्या सबलगढ़ जाना है, तो आप 10 रुपए इसको हंस के दे दें, क्योंकि जोरा सबलगढ़ जाने में आपकी 100 रुपए की पेट्रोल बढ़ जाएगी। तो इसलिए बिना प्रतिस्पर्धा के क्या है, वस्तुएं महंगी रहती हैं, और प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तुओं की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है ग्राहकों के लिए। कंपटीशन बताया था। अगला है, प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं कम कीमत पर खरीद सकते हैं, ये समझाई दिया। प्रतिस्पर्धा के कारण कई भारतीय कंपनियों का स्तर बढ़ा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुआ। कंपटीशन के कारण क्या हुआ है, अनेक जो भारत की कंपनी है उनका क्या हो गया है, स्तर बढ़ गया है, माने उनके पास पैसा बढ़ गया है, इससे रोजगार के अवसर नए पैदा हुए हैं। अब जब भैया किसी कंपनी के पास पैसा बढ़ जाएगा तो वो कंपनी और उसमें बढ़ाएगी श्रमिकों की संख्या, मजदूरों की संख्या, तो फिर क्या होगा, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन लिखें, मोस्ट क्वेश्चन है, कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। अथवा
वस्तुओं के परिवहन में अथवा वस्तुओं के परिवहन में कंटेनर का क्या लाभ है, अथवा वस्तुओं के परिवहन में कंटेनर का क्या लाभ है। उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन लिख पाए सभी, उत्तर लिखें। वस्तुओं को कंटेनर में रखा जाता है, वस्तुओं को कंटेनर में रखा जाता है, कॉमा जिससे उन्हें जहाजों कॉमा रेल कॉमा वायुयानों, जिससे उन्हें जहाजों कॉमा रेलों कॉमा वायुयानों, जहाजों रेलों वायुयानों और ट्रकों पर बिना हानि, ट्रकों पर बिना हानि या क्षति के लादा जा सकता है, बिना हानि या क्षति के लादा जा सकता है। बेटा ये छत है, छत माने होती है हानि, ये छत नहीं है घर की, बिना हानि और छत के लादा जा सकता है। आगे लिखें, पूर्ण विराम, कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है, कंटेनरों से ढुलाई लागत में बहुत बचत हुई है। कंटेनरों से ढुलाई लागत में बहुत बचत हुई है। आगे लिखें, और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में, माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है, माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। आगे लिखें, पूर्ण विराम लगा के, इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में, इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में, वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है, वायु यातायात की लागत में क्या आई है, कमी आई है या गिरावट आई है। पूर्ण विराम। इसका परिणाम वायु मार्ग से अपेक्षाकृत, इसका परिणाम वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है, अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। तो ये समझिए, क्वेश्चन था बेटा कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। कंटेनर आपने देखे होंगे रोड पे चलते हुए, वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है, वो पूरा पैक होता है, ऐसा डिब्बा सा देखा है आपने, पीछे से गेट खुलता है, मूवियों में देखा होगा, वैसे नहीं देखा, बड़े बड़े उनमें टायर भी ये देखो होते हैं 18 20 ऐसे करके। इसमें क्या जाता है, वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है जिससे उन्हें जहाजों रेलों वायुयानों और ट्रकों पर बिना क्षति या हानि के लादा जा सकता है।
अब कंटेनर में रख के लाती हैं तो वो जो वस्तु है उसको क्या नहीं होती है, हानि नहीं होती है, माने क्षति नहीं होती है। इसलिए इन्हें जहाजों में रखना है कि वायुयान में, माने हवा में चलने वाले यानों में रखना है। किस में रखना है, उसमें रखने में इनकी कोई क्षति नहीं होती है, हानि नहीं होती है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई। इसी प्रकार क्या हुआ है कि जो हवाई यात्रा करते हैं हम, उसका पहले खर्च अधिक माने हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में उसके खर्च में क्या आई है, बहुत कमी आई है। गिरावट माने कमी आना। इसका परिणाम वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। इसका कारण क्या है कि वायु मार्ग से लोग अधिकतम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखें, श्रम कानूनों में लचीलापन, श्रम कानूनों में लचीलापन, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? तो बेटा क्वेश्चन ही लिख के पूरा उत्तर में लिखें निम्न प्रकार। निम्न प्रकार में लिखें, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को निम्न प्रकार से मदद करेगा। निम्न प्रकार से मदद करेगा। लिख लिया निम्न प्रकार से, बोले लिखें। नंबर 1, नंबर 1 में लिखें, नियुक्ति करने वाला, नियुक्ति माने उन मजदूरों को नौकरी दिलाने वाला व्यक्ति, नियुक्ति करने वाला व्यक्ति, नियुक्त करने वाला व्यक्ति मजदूरों, नियुक्त करने वाला व्यक्ति मजदूरों या श्रमिकों को, मजदूरों या श्रमिकों को, मजदूरों या श्रमिकों को अस्थायी तौर पर, अस्थायी, अस्थायी तौर पर रखता है, अस्थायी तौर पर रखता है, कौमा जिससे उसे श्रमिकों को, जिससे उसे श्रमिकों को पूरे वर्ष भुगतान करने की, श्रमिकों को पूरे वर्ष भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे वर्ष भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्हें बीमा, बीमा लिख लिया, बीमा कौमा छुट्टी के दिन का भुगतान, बीमा कौमा छुट्टी के दिन का भुगतान, कौमा स्वास्थ्य बीमा, कौमा स्वास्थ्य कौमा स्वास्थ्य बीमा लिख लिया, कौन स्वास्थ्य बीमा, और पेंशन का भुगतान, और पेंशन का भुगतान नहीं करना पड़ेगा,
और पेंशन का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट लिखें, इससे नियुक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए, इससे नियुक्त करने वाले व्यक्ति के लिए लागत में कमी होगी। नियुक्त करने वाले व्यक्ति के लिए लागत में कमी होगी, क्योंकि उसे श्रमिकों को कम भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि उसे श्रमिकों को कम भुगतान करना पड़ता है। समझे? श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? श्रम कानूनों में लचीलापन मतलब जो मजदूरों के कानून है वो उसमें लचीलापन कैसे मदद करता है? तो श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को निम्न प्रकार से मदद करता है। नंबर 1, नियुक्ति करने वाला मजदूरों या श्रमिकों को अस्थायी तौर पर रखता है। जो व्यक्ति उनकी नियुक्ति करता है, माने कोई भी मजदूर लेके आ रहे हो, आप मकान बनाने के लिए मजदूर ला रहे हो, एक ठेकेदार है, वो क्या है? नियुक्ति करने वाला व्यक्ति। तो ठेकेदार उन्हें कब काम करवाएगा? जब उसे आवश्यकता होगी तब। अगर बरसात हो गई उस दिन मकान पर काम ही नहीं चलेगा। तो जो नियुक्ता होता है, नियुक्ति करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? मजदूरों या श्रमिकों को अस्थायी तौर पर रखता है। अस्थायी तौर का मतलब है भैया काम चलेगा उस दिन हम लेके जाएंगे आपको, अगर जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन लेके नहीं जाएंगे और आपको सैलरी भी नहीं देंगे। अस्थायी तौर पर रखता है जिससे उसे श्रमिकों को पूरे वर्ष भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। जिससे फायदा क्या है कि जो मजदूर होते हैं उनको उसे क्या नहीं करना है? कंप्लीट ईयर का माने पूरे वर्ष का भुगतान माने पैसा नहीं देना है। जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा उनको। और उन्हें बीमा, छुट्टी के दिन का भुगतान, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन का भुगतान नहीं करना पड़ता है। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर उनके साथ में कोई दुर्घटना हो गई तो उन्हें के परिवार को कोई बीमा भी नहीं मिलेगा। और दूसरा है, छुट्टी के दिन जिस दिन वो नहीं आएंगे उस दिन का भी उसे पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा है स्वास्थ्य बीमा, और इसके बाद है पेंशन, माने उन्हें पेंशन का भी भुगतान नहीं होगा। इसीलिए व्यक्ति सरकारी नौकरी के प्रति भागते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में है जिस दिन पानी पड़ रहा है उस दिन का भी पैसा है, जिस दिन आप काम पर नहीं जा रहे हैं उस दिन का भी पैसा है, और संडे है उस दिन का भी पैसा है। आप घर बैठे हुए हो पैसा है। लेकिन प्राइवेट में अगर आप कार्य करने जा रहे हो, माने कौन सा प्राइवेट? जी जो ठेकेदार लेके जाते हैं उसमें। ऐसे कंपनियों में आप 18,000 20,000 में लगे हुए हो तो उसमें आपको 4 दिन की 6 दिन की छुट्टी मिलेंगी। वो आप अगर यूज करते हो तो ठीक है। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा छुट्टी लेते हो तो आपका वेतन घट जाएगा। लेकिन अभी सरकारी के लिए भागते हैं लोग, महीना में 15 दिन तक जाते हैं और उसके बाद समस्या हो जाती है। तो इसीलिए सरकारी स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में टाइम से लोग नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर ठीक तरह से लोग अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका, इससे नियुक्ति करने के लिए लागत में कमी होती है, क्योंकि उसे श्रमिकों को कम भुगतान करना पड़ता है। इससे क्या होता है? जो नियुक्ति करने वाला व्यक्ति है उसे क्या होती है? उसकी लागत में कमी होती है, माने उसका पैसा कम लगता है। क्योंकि जब काम पर उन्हें लेके आएगा तभी क्या करना है? उसे पैसा देना है। जिस दिन वो काम पर नहीं आएंगे उस दिन का कोई भुगतान नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।